हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडजॉर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो ये टॉपिक आपकी प्री और मेंस दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। मेंस में भी इससे क्वेश्चन बना है जुडिशरी एग्ज़ाम में, और कॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको पढ़ेंगे और फिर वीडियो के लास्ट में, इस टॉपिक के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जो रिमांड ग्रांट करी जाती है सेक्शन 187 ऑफ BNSS, मतलब सेक्शन 167 ऑफ CRPC में जो रिमांड ग्रांट करी जाती है वो, और यहाँ पर सेक्शन 346 BNSS मतलब सेक्शन 309 का सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC। तो इनमें जो रिमांड ग्रांट करी जा रही है दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम टॉपिक के लास्ट में देखेंगे। अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बात करता है पावर टू पोस्टपोन और एडजॉर्न प्रोसीडिंग। एडजॉर्न का मतलब स्थगन करना। तो सबसेक्शन 1 कहता है एवरी इंक्वायरी और ट्रायल द प्रोसीडिंग शैल बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे basis until all the witnesses in attendance have been examined, unless the court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reason to be recorded। तो सब सेक्शन 1 एक जनरल रूल की बात करता है जो बता रहा है कि कोई भी इंक्वायरी या फिर प्रोसीडिंग्स की जो कार्रवाई है इंक्वायरी की और ट्रायल की, उसको पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, उसका स्थगन नहीं किया जाएगा तब तक जब तक वो सारे विटनेसेस जो प्रेजेंट हैं, इन अटेंडेंस में हैं, मतलब जो प्रेजेंट है, उनका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। मतलब जब जितने भी विटनेसेस हैं जो इन अटेंडेंस में हैं, जो इन प्रेजेंट हैं, उन सब का एग्जामिनेशन होना है। उसी के बाद आप आगे की प्रोसीडिंग को एडजॉर्न कर सकते हैं। आप एग्जामिनेशन किए बिना विटनेसेस का, जो विटनेसेस वहाँ पे मौजूद हैं उनका एग्जामिनेशन किए बिना प्रोसीडिंग को पोस्टपोन नहीं करेंगे, स्थगन नहीं करेंगे, एडजॉर्न नहीं करेंगे। और अगर करना पड़ता है इन केस कि सारे विटनेसेस का एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा, बाकी का केस है या फिर बहुत टाइम लग रहा है, कोई ऐसा रीज़न है, तो वो रीज़न रिकॉर्ड किया जाएगा कि भाई विटनेसेस प्रेजेंट थे, उसके बाद भी सबका एग्जामिनेशन नहीं करा और एडजॉर्न कर दिया प्रोसीडिंग को। तो क्या रीज़न हो सकता है, कोई बड़ा ही रीज़न होगा, तो उस रीज़न को रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आप केस पढ़ें हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, AR अंतुले वर्सेस RS नायक का, तो इन दोनों ही केस में एक बात कही गई थी, राइट टू स्पीडी ट्रायल। मतलब जो ट्रायल है वो डे टू डे होना चाहिए, जल्दी जल्दी होना चाहिए, उसमें अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए। एक जो पर्सन है, जो पार्टी है, उसके पास राइट है कि जो उसका ट्रायल है वो स्पीडी हो। तो ये फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 21 के अंदर आता है। इन दोनों ही केस में ऐसा बोला गया था। तो प्री में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो डे टू डे ट्रायल की बात करता है। तो CRPC के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन बनता था तो 309 आंसर होता था, बट अब भी NSS अगर पूछा जाता है तो 346 आंसर होगा। तो इसके हिसाब से सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि डे टू डे प्रोसीडिंग होना ज़रूरी है। जितने भी विटनेसेस हैं सबका एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसी के बाद एडजॉर्नमेंट होगा। अगर विटनेसेस प्रेजेंट हैं तो बीच में एडजॉर्नमेंट नहीं होगा, उन सबका एग्जामिनेशन होगा। और इन केस अगर नहीं हो पाता है तो क्या होगा, तो फिर किया जा सकता है, बट स्पेशल रीज़न वो रिकॉर्ड किया जाएगा कि ऐसा क्या ज़रूरी हो गया। और केस का नाम मैंने आपको बताया है, 2 केसेस का नाम बताया है, आप लिख देंगे तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट व्हेन द इंक्वायरी और द ट्रायल रिलेटेड टू द ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70 और 71 ऑफ BNS है, द इंक्वायरी और ट्रायल शैल बी completed विद इन अ पीरियड ऑफ 20 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। तो जिस दिन चार्जशीट फाइल हुई है उसके 2 महीने के अंदर इंक्वायरी या फिर ट्रायल ख़त्म हो जाना चाहिए। किस केस का, जो केस रेप ऑफेंसेस से जुड़ा है। अगर आप BNS में सेक्शन 64, 65, 66 ये सारे सेक्शन पढ़ेंगे, इसे यहाँ पे 69 नहीं है, तो ये सारे रेप के ऑफेंसेस के सेक्शंस हैं। तो अगर ऐसे ऑफेंसेस का केस चल रहा है तो इसका इंक्वायरी या फिर ट्रायल जो भी है, चार्जशीट जब से फाइल हुई है तब से 2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए।
फिर सबसेक्शन 2 कहता है इफ़ द कोर्ट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस और कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल फाइंड इट नेसेसरी और एडवाइजेबल टू पोस्टपोन द कमेंसमेंट ऑफ or adjourn any inquiry or trial, it may from time to time for reason to be recorded postpone or adjourn the same on such terms as it thinks fit for such times as it consider reasonable and may by a warrant remand the accused if in custody। तो सबसेक्शन 2 कहता है कोर्ट कॉग्निजेंस लेने के बाद या फिर ट्रायल की प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद अगर उनको ज़रूरी लगता है कि जो भी प्रोसीडिंग है उसको पोस्टपोन करना चाहिए टाइम टू टाइम, तो वो कर सकते हैं। जब भी वो करेंगे तो वहाँ पर वो रीज़न रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं। सपोज़ कोई पार्टी थी जिसका आना ज़रूरी था बट उसके घर में किसी की डेथ हो गई, अब वो नहीं आ सकता, तो उस दिन की जो प्रोसीडिंग है वो उस दिन नहीं हो सकती है क्योंकि पार्टी आई नहीं है और उसका अपीयरेंस बहुत ज़रूरी था, तो आगे तो काम नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा, एडजॉर्न कर दिया जाएगा कि जब तक वो नहीं आता तब तक के लिए इसको स्थगन कर देते हैं। एंड कोर्ट चाहे तो वारंट पे रिमांड दे सकते हैं अक्यूज़्ड की, अगर वो अक्यूज़्ड कस्टडी में है तो। यहीं से हम डिफरेंस पढ़ेंगे वो उस कस्टडी का जो सेक्शन 187 BNSS या सेक्शन 167 ऑफ CRPC में कस्टडी दी गई है। इस पे हम लोग वीडियो कवर कर चुके हैं, आप चाहे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो उस कस्टडी में और इस कस्टडी में क्या फ़र्क है ये हम अभी पढ़ेंगे लास्ट में। फिर आगे बोलता है प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल रिमांड एन अक्यूज्ड पर्सन टू कस्टडी अंडर दिस सेक्शन फॉर द टर्म एक्सीडिंग 15 डेज एट अ टाइम। तो इस सेक्शन के अंदर जब रिमांड पे दिया जा रहा है तो 15 दिन से ज़्यादा के लिए रिमांड पर नहीं दिया जाएगा। Provided further that when the witness are in attendance, no adjournment or postponement shall be granted without examining them except for the special reason to be recorded in writing। तो अगर विटनेसेस इन अटेंडेंस में है तो कोई भी एडजॉर्नमेंट, कोई भी पोस्टपोनमेंट ग्रांट नहीं किया जाएगा जब तक उन्हें एग्जामिन नहीं कर लिया जाता। और अगर किया जा रहा है, पोस्टपोन ग्रांट किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है या फिर एडजॉर्नमेंट किया जा रहा है तो स्पेशल रीज़न राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद है provided also that no adjournment shall be granted for the purpose only of enabling the accused to show cause against the sentence proposed to be imposed on him। तो इसलिए एडजॉर्नमेंट बिल्कुल ग्रांट नहीं किया जाएगा क्योंकि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको टाइम चाहिए कि भाई वो अपना डिफेंस कर सके, वो शो कॉज कर सके कि उसके खिलाफ़ ये चार्जेस नहीं लगने चाहिए थे, अपने आप को डिफेंस कर सके, जो भी सेंटेंस उसको दिया जा रहा है उसके अगेंस्ट वो शो कॉज कर सके, इसलिए नहीं दिया जाएगा। ये प्रोवाइज़ो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि जो भी सेंटेंस इम्पोज किया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है देने के लिए अक्यूज्ड को कि, तो उसके खिलाफ उसे शो कॉज करने के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा, मतलब एडजॉर्न नहीं किया जाएगा। उसके बाद है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो एडजॉर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी एक्सेप्ट वेयर द सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट पार्टी। तो जब तक सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट पार्टी नहीं है तब तक एडजॉर्नमेंट ग्रांट नहीं किया जाएगा। क्लॉज बी कहता है वेयर द सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी नॉट मोर देन 2 एडजॉर्नमेंट मे बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द ऑब्जेक्शन ऑफ द अदर पार्टी एंड फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो वहाँ जहाँ पर जो पार्टी है उसके कंट्रोल के बाहर कोई ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो वहाँ पर 2 एडजॉर्नमेंट से ज़्यादा ग्रांट नहीं किए जाएंगे। प्रोसिक्यूटर जो दूसरी पार्टी का ऑब्जेक्शंस हैं, जो दूसरी पार्टी के ऑब्जेक्शन से उसको सुने बिना, और रीज़न रिकॉर्ड किया जाएगा राइटिंग में। अगर 2 एडजॉर्नमेंट से ज़्यादा ग्रांट किया जा रहा है तो रीज़न भी रिकॉर्ड किया जाएगा और जो दूसरी पार्टी है उसको सुना भी जाएगा। क्लॉज सी द फैक्ट दैट द एडवोकेट ऑफ द पार्टीज इंगेज्ड इन another court shall not be a ground for adjournment। तो जो एडवोकेट हैं वो दूसरे कोर्ट में बिज़ी हैं, दूसरे केस में बिज़ी हैं, सिर्फ इस ग्राउंड पर भी प्रोसीडिंग को एडजॉर्न नहीं किया जाएगा।
Clause D, where a witness is present in the court but the party or his advocate are not present, or the party or his advocate, though present in the court, is not ready to examine or cross-examine the witness. Witnesses present है पर जो पार्टी है या फिर पार्टी का एडवोकेट है वो प्रेजेंट नहीं है, या फिर पार्टी प्रेजेंट है, पार्टी का एडवोकेट भी प्रेजेंट है पर वो रेडी नहीं है विटनेस को एग्जामिन या फिर क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। तो कोर्ट ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? द कोर्ट में इफ़ इट थिंक्स फिट रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस एंड पास सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट, डिस्पेंसिंग विद द एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस एज द केस में बी। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट चाहे में लिखा है तो उस विटनेस का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं और डिस्पेंस कर देंगे कि अब एग्जामिनेशन इन चीफ इस विटनेस का नहीं होगा या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन एट विटनेस का नहीं होगा। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है? विटनेस तो प्रेजेंट है पर जो पार्टी है या उसका एडवोकेट है वो प्रेजेंट नहीं है, या फिर विटनेस तो प्रेजेंट है पर पार्टी और एडवोकेट भी प्रेजेंट है पर वो उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो नहीं करना चाहते हैं तो कोर्ट भी डिस्पेंस कर देगा कि मत करो, आगे भी नहीं करने देंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, वर्ड में यूज़ हुआ है। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है इफ़ सफिशिएंट एविडेंस हैज़ बीन ऑब्टेन टू राइज अ सस्पिशन दैट द अक्यूज्ड may have committed an offense and it appeared likely that the further evidence may be obtained by remand, this is a reasonable cause for remand। तो जो इस सेक्शन के अंदर रिमांड पे दिया जा रहा है, तो जब ये रीज़न है कि अगर इसको रिमांड पे देंगे तो फर्दर एविडेंस मिल जाएगा, इसकी इंटेरोगेशन हो जाएगी तो एविडेंस मिल जाएगा और वो एविडेंस ज़रूरी है, तो इस ग्राउंड पे रिमांड दिया जा सकता है इस सेक्शन के अंदर। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है द टर्म्स ऑन विच एन एडजॉर्नमेंट और पोस्टपोनमेंट में बी ग्रांटेड इंक्लूड इन एप्रोप्रिएट केस द पेमेंट ऑफ कॉस्ट बाय द प्रोसिक्यूशन और द अक्यूज्ड। तो जब भी किसी टर्म्स पर या पोस्टपोन किया जा रहा है प्रोसीडिंग को या एडजॉर्नमेंट किया जा रहा है किसी टर्म्स पर, तो कोर्ट डिसाइड करेगी और जो पेमेंट आएगी वो प्रोसिक्यूशन के द्वारा लिया जा सकता है, कॉस्ट उसका जो आगे, क्योंकि प्रोसीडिंग को पोस्टपोन कर दिया गया ना, तो जो भी उसकी कॉस्ट आएगी वो प्रोसिक्यूशन के द्वारा लिया जा सकता है या फिर अक्यूज्ड के द्वारा लिया जा सकता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस कि जो रिमांड ग्रांट किया जा रहा था आपका सेक्शन 167 ऑफ CRPC मतलब सेक्शन 187 BNSS के अंदर, और जो रिमांड ग्रांट किया जा रहा है इस सेक्शन के अंदर, उसमें फ़र्क क्या है। तो अगर आप पढ़ेंगे सेक्शन 187 ऑफ BNSS तो वहाँ पे जो रिमांड ग्रांट हो रहा है वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर हो रहा है, और यहाँ पर जो इस सेक्शन के अंदर रिमांड ग्रांट हो रहा है, तो अगर आप इसे पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है कि कॉग्निजेंस लेने के बाद, सबसेक्शन 2 की फर्स्ट लाइन क्या है, कॉग्निजेंस लेने के बाद या फिर ट्रायल शुरू होने के बाद रिमांड पर दिया जा रहा है। तो वहाँ पे क्या था, इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, पुलिस ऑफिसर चाहते थे इसको रिमांड पे दे दो भैया, हमें इसका इंटरोगेशन करना है, तो अभी कॉग्निजेंस नहीं लिया गया था और कोर्ट ने रिमांड पर दे दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है या फिर ट्रायल की प्रोसीडिंग शुरू कर दी है और उसके बाद रिमांड पे दिया है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर यहाँ पे लिखा है कि 15 दिन से ज़्यादा इस सेक्शन के अंदर रिमांड पर नहीं दिया जा सकता, जबकि सेक्शन 187 ऑफ BNSS वहाँ पे 60 दिन या 90 दिन, जैसा केस होगा उसके अनुसार 60 दिन या 90 दिन के लिए रिमांड पर दिया जा सकता है। तो ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। फिर एक डिफरेंस और है, यहाँ पे लिखा है कि पर्सन क्या होना चाहिए, जिस पर्सन को रिमांड पे दिया जा रहा है वो इन कस्टडी में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने जब सेक्शन 167 पढ़ा होगा CRPC का या फिर सेक्शन 187 पढ़ा होगा BNSS का, तो उसमें फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन की बात करी गई है। तो सपोज़ करिए फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और किसी और पर्सन को गिरफ़्तार कर लिया, मतलब एक केस था, उस केस की चार्जशीट फाइल हो गई
चार्जशीट फाइल हो गई तो कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और आगे का काम शुरू कर दिया। फिर कोर्ट ने कहा भाई फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर लो, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू है, मतलब संज्ञान ले लिया है कोर्ट ने चार्जशीट पर, लेकिन पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी कर रही है। अब उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन में किसी पर्सन को वो अरेस्ट कर लेती है। अब उस पर्सन का वो रिमांड चाहती है क्योंकि उसे इंटेरोगेशन करना है, तो उस पर्सन पे कौन सा सेक्शन लगेगा। तो यहाँ पर बोला गया केस में आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, सीबीआई वर्सेस दाऊद इब्राहिम कसकर एंड अदर्स 1997 का केस है। सीबीआई वर्सेस दाऊद इब्राहिम कसकर एंड अदर्स 1997। इस केस में बोला गया कि जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और उस पर्सन को जब रिमांड पे लिया जाएगा तो वो उसका जो रिमांड होगा वो सेक्शन 187 BNSS यानी कि सेक्शन 167 ऑफ CRPC के अंदर लिया जाएगा, ना कि इस सेक्शन के अंदर लिया जाएगा। वो इस सेक्शन के अंदर उसका रिमांड नहीं ग्रांट होगा। यहाँ पर पर्सन अक्यूज्ड इफ़ इन कस्टडी में वो पर्सन अरेस्टेड पर्सन नहीं आएगा जिसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिसको रिमांड पे लिया गया था, वो इस टर्म के अंदर, इस सेक्शन के इस टर्म के अंदर नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पर्सन अरेस्ट हो रहा है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो क्या डिफरेंस है वहाँ की कस्टडी में और यहाँ की कस्टडी में। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।